नमस्कार। मैं डॉक्टर राजकुमार बैरवा, सहायक आचार्य राजनीति शास्त्र, स्वर्गीय पंडित नवल किशोर शर्मा, राजकीय महाविद्यालय दौसा। आज हम अरस्तु के आदर्श राज्य के बारे में आपको बताएंगे कि अरस्तु का आदर्श राज्य क्या है। अरस्तु ने अपनी जो पुस्तक थी पॉलिटिक्स, उसकी 7वीं और 8वीं पुस्तक में आदर्श राज्य की रूपरेखा प्रस्तुत की है। आदर्श राज्य को विस्तार से अरस्तु ने बताया है। सेवाइन के शब्दों में अरस्तु आदर्श राज्य पर पुस्तक नहीं लिखता, अपितु राज्य के आदर्शों पर पुस्तक लिखता है कि राज्य के आदर्श क्या होने चाहिए, ये सेवाइन बताता है। सिनक्लेयर के अनुसार आदर्श राज्य एवं सर्वश्रेष्ठ संविधान पर विचार करते समय अरस्तु केवल इतनी स्वतंत्रता लेता है कि वह एक ऐसे आदर्श राज्य की कल्पना कर सके जो संभावनाओं की सीमा के परे न हो। ये सिनक्लेयर ने अरस्तु के आदर्श राज्य के बारे में बताया। अब अरस्तु ने अपनी जो पुस्तक है पॉलिटिक्स के अंदर आदर्श राज्य की बहुत सारी विशेषता बताई। अरस्तु के अनुसार शासन का उद्देश्य व्यक्ति को उत्तम जीवन प्रदान करना है। उत्तम जीवन के लिए कुछ परिस्थितियों की भी आवश्यकता होती है। अरस्तु के विचार का सार निम्नलिखित है। कौन कौन सी परिस्थितियाँ होती है जिनके द्वारा व्यक्ति के उद्देश्य को, उत्तम जीवन को प्राप्त किया जा सके। पहली विशेषता है राज्य के निर्माणक तत्वों में अरस्तु मानवीय तत्वों को अत्यंत महत्वपूर्ण और मूलभूत मानता है। आदर्श राज्य की जनसंख्या के संख्यात्मक पहलू के साथ साथ गुणात्मक पहलू पर भी अरस्तु ने विचार किया है। यानी संख्यात्मक पहलू के साथ साथ उसने गुणात्मक पहलू पर भी अरस्तु ने विशेष रूप से बल दिया है। दूसरी विशेषता है आदर्श राज्य के निर्माण के लिए जनसंख्या की भांति क्षेत्रफल को भी अरस्तु ने महत्वपूर्ण माना है कि राज्य का भूक्षेत्र ने तो बहुत छोटा होना चाहिए और ना ही बहुत बड़ा होना चाहिए। अरस्तु राज्य की भूमि को उपजाऊ के रूप में मानता है कि राज्य की भूमि उपजाऊ होनी चाहिए, न राज्य बड़ा होना चाहिए, न राज्य छोटा होना चाहिए। तीसरी विशेषता अरस्तु बताता है कि राज्य की भूमि क्षेत्र की स्थलाकृति, जल मार्ग व्यवस्था, स्थल मार्ग व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि विदेशी सेना द्वारा राज्य को घेरा डाल लेने पर अपनी सेना और नागरिकों को आसानी से, यदि घेरा समुद्र की ओर से है तो स्थल मार्ग द्वारा, और यदि स्थल पर हो तो समुद्र के मार्ग से छुटकारा दिलाया जा सके। अरस्तु ने राज्य की जो स्थलाकृति है, जलाकृति है, स्थल मार्ग है, यानी भौगोलिक जो संरचना है, उसके बारे में भी अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में बताया कि नागरिकों की रक्षा स्थल मार्ग से भी की जा सके और जल मार्ग से भी की जा सके, जब भी उसके ऊपर आक्रमण हो तो। चौथी विशेषता अरस्तु राज्य का समाज 6 सामाजिक वर्गों में बांटता है। पहला कृषक वर्ग, दूसरा कारीगर वर्ग, तीसरा सैनिक वर्ग, चौथा धनिक वर्ग, पांचवा पुजारी वर्ग और छठा न्यायाधीश वर्ग के मिश्रण से मिलकर उसके समाज का निर्माण होता है। ये 6 प्रकार के कार्य ऐसे हैं जिन्हें प्रत्येक राज्य को अनिवार्य रूप से संपन्न करना होता है। अरस्तु ने उम्र के आधार पर कार्य का विभाजन किया है। इस संपत्ति का स्वामित्व भी वह नागरिकों को ही प्रदान करता है कि अलग अलग उम्र में अलग अलग जो कार्य किए जाते हैं, संपत्ति का जो अधिकार है वो भी नागरिकों को प्राप्त होता है। 5वीं विशेषता है आदर्श राज्य के निर्माण और स्थायित्व के लिए उपयुक्त शिक्षा पद्धति परम आवश्यक है। जिस प्रकार से प्लेटो ने अपनी शिक्षा पद्धति पर
बल दिया, उसी तरह अरस्तु ने व्यवहारिक शिक्षा पद्धति के ऊपर आवश्यक रूप से स्थायित्व बल दिया। उसने कहा कि राज्य के निर्माण और स्थायित्व के लिए शिक्षा पद्धति बहुत जरूरी है। इसलिए अरस्तु सभी नागरिकों के लिए एक जैसी शिक्षा की व्यवस्था करता है कि सभी के लिए एक जैसी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। उसके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य उन्हें उत्तम नागरिक बनाना है, अच्छे नागरिक बनाना है, श्रेष्ठ नागरिक बनाना है, सद्गुणी नागरिक बनाना है, ताकि वे उत्तम मनुष्य बन सके। अरस्तु के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य प्रकृति की कमियों को दूर करना तथा मनुष्य को पूर्ण बनाना है, मनुष्य का पूर्ण रूप से विकास करना है। अतः शिक्षा राज्य के नियंत्रण में होनी चाहिए और सभी नागरिकों के लिए एक जैसी शिक्षा होनी चाहिए। राज्य के नियंत्रण में शिक्षा हो और सभी राज्यों के लिए एक जैसी शिक्षा का प्रावधान होना चाहिए। ये अरस्तु आदर्श राज्य में अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में बताता है। छठी विशेषता है, अरस्तु के अपने आदर्श राज्य में संपत्ति और परिवार एक आवश्यक अंग है, जिसके बिना दैनिक जीवन संभव नहीं है। मनुष्य के सुखी जीवन के लिए आवश्यक है कि उसकी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो, और दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए परिवार की भांति संपत्ति की आवश्यकता स्वाभाविक है। वह व्यक्ति के लिए संपत्ति और परिवार को आवश्यक मानता है। उसके विकास के लिए, उसके सुखी जीवन के लिए दोनों जब तक नहीं होंगे व्यक्ति विकास नहीं कर पाएगा। तो वो दोनों ही को, संपत्ति को और परिवार को, आदर्श राज्य के लिए आवश्यक मानता है। सातवीं विशेषता है कि अरस्तु ने आदर्श राज्य के लिए मिश्रित संविधान का समर्थन किया है। उसका आदर्श संविधान सर्वजनतंत्र या मध्यम वर्ग तंत्र यानी पोलिटी, जनतंत्र और धनिक तंत्र का सम्मिश्रण है। इसमें जनतंत्र और धनिक तंत्र के गुणों का समन्वय होता है। यानी पोलिटी उसकी शासन की सबसे बेस्ट शासन व्यवस्था है, जिसमें जनतंत्र और धनिक तंत्र के अच्छे गुणों को समाहित किया जाता है। इस प्रकार वो पोलिटी को सबसे बेस्ट शासन व्यवस्था बताता है आदर्श राज्य के लिए। आठवीं विशेषता है कि कानून की सर्वोच्चता का समर्थन करते हुए अरस्तु लिखता है, ठीक प्रकार से बनाए गए कानून ही अंतिम प्रभु होने चाहिए, संप्रभु होने चाहिए। कानून की सर्वोच्चता का वो समर्थन करता है, वो कानून को सर्वोपरि मानता है, कानून के अनुसार शासन चलाने की बात वो कहता है। उसके अनुसार व्यक्ति के शासन की तुलना में कानून का शासन श्रेष्ठ होता है, श्रेष्ठकर होता है, उत्तम होता है, क्योंकि कानून ऐसा विवेक है जिस पर व्यक्ति की इच्छा का प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात वह व्यक्तिगत कानून होते हैं, उसके किसी प्रकार की इच्छा निच्छा का कानून के ऊपर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए वो कानून के शासन को सर्वोच्च शासन मानता है, श्रेष्ठ शासन मानता है, उत्तम शासन मानता है। ये अरस्तु के द्वारा आदर्श राज्य की विशेषताएं बताई गई। अब कुछ विद्वानों के द्वारा अरस्तु के आदर्श राज्य की आलोचना भी की जाती है। क्या क्या आलोचना की जाती है? पहली आलोचना ये की जाती है कि अरस्तु ने आदर्श राज्य की जिस रूपरेखा का चित्रण किया है वह मौलिक अवधारणा नहीं है। अरस्तु का कानून द्वारा प्रशासित आदर्श राज्य प्लेटो के आदर्श राज्य का ही प्रतिरूप है। यानी जो प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक के अंदर आदर्श राज्य की जो कंसेप्ट दी थी उसी को अरस्तु ने आगे बढ़ाया। इसका अपना कोई मौलिकता नहीं है अरस्तु के आदर्श राज्य की। दूसरी आलोचना ये की जाती है कि अरस्तु के आदर्श राज्य विषयक विवेचन का अध्ययन हमें बताता है कि वह इस आदर्श चित्र को पूर्ण नहीं कर पाया है। यानी आदर्शता की बात, आदर्श चित्रता की बात वो पूर्ण नहीं कर पाता है। तीसरी विशेषता है अरस्तु का आदर्श राज्य एक अत्यंत सीमित राज्य है। तीसरी आलोचना अरस्तु का आदर्श राज्य एक अत्यंत सीमित राज्य है। इसमें नागरिकता के अधिकार अत्यंत अल्पसंख्यक लोगों को प्राप्त है। इस राज्य में दासों, महिलाओं, स्वतंत्र कारीगर, शिल्पी वर्ग आदि को नागरिकता के अधिकार से वंचित किया गया है। यानी सीमित लोगों को यह नागरिकता प्रदान की गई है
और अधिकांश लोगों को नागरिकता से मुक्त कर दिया गया है, और जो कि उसके आदर्श राज्य की सबसे बड़ा कलंक माना जाता है। चौथा आलोचना है कि सेबाइन के अनुसार अरस्तु आदर्श राज्य के संबंध में नहीं प्रत्युत राज्य के आदर्श के संबंध में पुस्तक की रचना करता है। वह मानता था कि आदर्श राज्य के जीवन के लिए भौतिक और मानसिक परिस्थितियों की आवश्यकता होती है, अतः उसने इन्हीं पर अपना ध्यान विशेष रूप से केंद्रित किया है। पांचवी आलोचना है अरस्तु का आदर्श राज्य भी कई मायनों में अव्यवहारिक है, इसलिए उसने मिश्रित राज्य या पॉलिटी की रूपरेखा प्रस्तुत की है। यही अरस्तु का उपादर्श राज्य है। यानी अरस्तु का बहुत सारी ऐसी बातें उसने बताई जो उसका आदर्श राज्य अव्यवहारिक है, क्योंकि उसने पॉलिटी और मिश्रित राज्य की बात कही थी। छठी आलोचना है अरस्तु ने आदर्श राज्य में जिस सामाजिक व्यवस्था का चित्रण किया है वह अनुदारवादी है। ये कैसा आदर्श राज्य है जिसमें लगभग आधे व्यक्तियों को मनुष्य ही नहीं समझा जाता, उनको नागरिकता प्रदान नहीं की जाती। तो इस प्रकार से कई विद्वानों के द्वारा अरस्तु के आदर्श राज्य की उपयुक्त आधार पर आलोचना की गई। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि अरस्तु आदर्श राज्य निर्माण करते समय भी वह अपने युग की सीमा रेखाओं में सिमटा पड़ा रहा है। व्यवहारिक रहते हुए भी वह कुछ आदर्शों का समावेश अपने चिंतन में कर सकता था। वह चाहता तो महिलाओं को पुरुषों के समान ही नागरिकता का अधिकार दे सकता था, मगर उसने नागरिकता के अधिकार नहीं दिए। तो ये हमने आज अरस्तु के आदर्श राज्य की विशेषता, परिभाषा और उसकी आलोचनाएं आपको बताई। धन्यवाद।